हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का सैंपल पेपर जो एनुअल एग्जाम का आपका डीओई की तरफ से आया था, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके फाइनल एग्जाम जो होंगे बोर्ड के उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आगे आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की महानतम देने सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, ए, बी, सी और डी। तो इसमें आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है बच्चों, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें क्वेश्चंस को, इसलिए हम आपको ऑप्शन दिख ही रहा होगा, ऑप्शन को देखते रहिएगा। और इसमें जो आंसर है हमने आपके लिए पहले टिक कर दिया है ताकि आपको आसानी रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया। तो ये कथन सही है। उसके बाद बी है, महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये गलत है। सी है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये भी गलत है। और डी है आपका, सॉरी, ये तीनों जो गलत है उसका पहचान करना है आपको, और जो सही है वो 3 आपके सही है। ठीक है, तो जो पहला आपका क्वेश्चन था वो गलत है। ठीक है, गलत कथन है ये। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ला पैट्रिक के विचार से संबंधित क्या है, पितृभूमि। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए, समाजवाद, रूढ़िवाद, उदारवाद और रूमानीवाद। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसमें बी ऑप्शन, रूढ़िवाद। ठीक है बच्चों, अब है आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, 6, 7। ये जो 3 क्वेश्चन है ये एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन है, तो इसको हमने आपके लिए आंसर बनाया है। अब ये देखिए, चलते हैं उसके आंसर पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 आपको है, सांस्कृतिक आदान प्रदान में रेशम मार्ग की भूमिका विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर बच्चों, रेशम मार्ग एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था। इसके माध्यम से रेशम, मसाले, कीमती पत्थर, वस्त्र आदि का व्यापार हुआ। साथ ही धर्म, विचार, कला, संस्कृति और तकनीकी का भी आदान प्रदान हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार भी इसी मार्ग से हुआ। इसी प्रकार रेशम मार्ग ने सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपका, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। कथन की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर बच्चों, ब्रिटेन में कोई अचानक उथल पुथल या क्रांति नहीं हुई थी। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें जाति समूह, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के बीच शक्ति संघर्ष और 1688 में संसद द्वारा राजशाही से ताकत छीनना शामिल था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारतीय महिलाओं को मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार प्रभावित किया। तो उत्तर बच्चों, भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास में भारतीय महिलाओं ने जीवन में गहरा और दूरगामी प्रभाव डाला। इससे महिलाओं की शिक्षा, चेतन, सामाजिक स्थिति, आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। इस तरह से पॉइंट में लिखेंगे तो बच्चों आपके मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा। अब देखिए, पॉइंट नंबर 1 है इसमें, महिलाओं ने पढ़ना और लिखना शुरू किया। दूसरा पॉइंट है, उनके जीवन और भावनाओं पर आधारित उपन्यास लिखे गए। तीसरा पॉइंट है, समाज सुधार आंदोलनों को बल मिला। फोर्थ पॉइंट है, महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ी। और 5वां है, महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है बच्चों, कुल मिला के महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम इस टाइम पर हुआ। अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 का बी में चलते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 7 का बी। प्रश्न नंबर 7 का बी है, मुद्रण क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, मुद्रण क्रांति के प्रभाव। मुद्रण क्रांति ने समाज, शिक्षा, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर गहरा प्रभाव डाला। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। इसमें भी देखिए पॉइंट वाइज हमने आपके लिए लिखा है, ऐसा ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। प्रश्न इसमें पॉइंट नंबर 1 है, सस्ती किताबें। छपाई की तकनीक से किताबें सस्ती हुई और आम लोग की पहुंच में आ गई। शिक्षा का प्रचार प्रसार, पढ़ने लिखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी और साक्षरता में सुधार हुआ। तीसरा है, तर्क और बहस। लोगों ने पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों पर सवाल उठाना शुरू किया। नए विचार, आज़ादी और समानता जैसे लोकतांत्रिक विचार जनता तक पहुंचने लगे। राष्ट्रवाद में अखबारों किताबों के जरिए देश प्रेम और एकता की भावना जगने लगी, मीडिया के थ्रू, जैसे आजकल मीडिया है।
समाज सुधार में क्या है, बाल विवाह और सती प्रथा ऐसी कुरीतियों के खिलाफ जनमत तैयार हुआ, लोग जागरूक हुए कि ये सब कुरीतियाँ हैं जिसको सही होना चाहिए। जागरूकता, महिला और वंचित वर्गों को शिक्षा और अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला। शिक्षा से उनको ये सब चीज़ का ज्ञान हुआ कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे क्या अधिकार हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद को पढ़कर आंसर कीजिए। इसको पढ़कर पूछेगा सवालों को उत्तर। तो ये देखिए बच्चों, अनुच्छेद है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कंप्लीट होगा। इसमें क्या करना होता है बच्चों, आप अनुच्छेद को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको अपने हिसाब से आपको लगता है उसको पहले अंडरलाइन करेंगे, ताकि दोबारा या 3 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे, उसके बाद आप चलेंगे प्रश्न नंबर पर। तो ये देखिए प्रश्न आपके दिए हुए हैं 8.1, 8.2 एंड 8.3। इसके आंसर करने हैं आपको। इसको पढ़ने के बाद चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं बच्चों। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन था अनुच्छेद आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 था, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स और मिलान जैसे स्थानों पर फ्रांसीसी सेनाओं का आरंभ में स्वागत क्यों किया? तो उत्तर है क्योंकि फ्रांसीसी सेनाएं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार लेकर आई थी। लोगों को लगा कि वे दमनकारी शासन से लोगों को लगा कि वे निरंकुश शासकों से उनको मुक्त करवाएंगे। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8.2 पर। तो प्रश्न नंबर 8.2 है आपका, स्थानीय जनता फ्रांसीसी शासन के विरोध में क्यों हो गई? तो उत्तर नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। इसी पैराग्राफ के क्वेश्चन में प्रश्न 8.3 है, व्याख्या कीजिए कि विजित क्षेत्रों में फ्रांसीसी शासन के प्रति आरंभिक उत्साह शत्रुता में क्यों बदल गया? तो उत्तर है बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती के कारण उत्साह शत्रुता में बदल गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये आगे हम आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 संख्या ए एंड बी को अंकित किया गया है। नीचे दी गई सहायता से पहचानी और निकट खींची रेखाओं को लिखिए। यह मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला है उस स्थान की पहचान कीजिए जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये उसका आंसर है नागपुर, दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन था। और दूसरा उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यह है अमृतसर, पंजाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम इसको मैप पे कैसे लोकेट करेंगे, मैप पे इसको कैसे अंकित करेंगे, अब चलते हैं हम मैप पर। ये तो बच्चों हम आ चुके हैं मैप के ऊपर। ये है आपका मैप। ये देखिए अमृतसर पंजाब आपका बी पॉइंट, ये हमने नोट किया। और ये है आपका महाराष्ट्र नागपुर, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड ये। ठीक है, तो इस तरह से अपने मैप पे आप कर लेंगे लोकेट। तो आपको फ्री के नंबर एक तरह से कहते हैं, मैप का मार्क्स होता है जिसमें आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। अब बच्चों हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 10 पर, भूगोल। प्रश्न नंबर 10 से चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है आपका बच्चों ये वन संरक्षण। 4 ऑप्शन दिए, मानव अधिकार, कृषि विकास, राजनीतिक अधिकार, लेकिन इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, वन संरक्षण। प्रश्न नंबर 11, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो लाल मृदा सेब की कृषि के लिए गलत है, ए ऑप्शन। जलोढ़ मृदा गन्ने की कृषि के लिए सही होता है। लेटराइट मृदा काजू की कृषि के लिए होता है और काली मृदा कपास के लिए होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत किस राज्य की सीढ़ीदार कृषि की जाती है? तो उसका उत्तर है बच्चों उत्तराखंड, डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खादर मृदा का सही वर्णन नहीं करता? तो उत्तर है बच्चों इसका बी, सही। इसमें महीन कण कम होते हैं, तो ये होगा इसका वर्णन नहीं करता। बाकी ये 3 है सही है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14, 15 और 16। ये 3 क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इसको हम अभी डिटेल में नीचे करवाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों हम आगे प्रश्न नंबर 14 पर, प्राचीन भारत की जल संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है प्राचीन भारत में जल संरक्षण की विधियां चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध और झीलें बनवाई गई। दूसरा इल्तुतमिश ने हौज खास दिल्ली में तालाब बनवाया। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 14। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है आपका, भारत में पटसन उद्योग के हुगली नदी के तट पर स्थित होने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है पॉइंट में आंसर देना बच्चों ऐसे ही, कच्चे माल, पटसन उत्पादक क्षेत्र में निकटता, परिवहन के लिए सस्ता जल मार्ग, तीसरा है श्रमिकों की अधिकता, चौथा निर्यात के लिए कोलकाता बंदरगाह, और 5वां पॉइंट है संसाधन और प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
प्रश्न नंबर 16 है, चावल की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक एवं जलवायु विशेषताओं के वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और अधिक आर्द्रता चाहिए, इसमें अधिक वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। और चौथा है, जलोढ़ या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चावल के लिए महत्वपूर्ण कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 16 के बी पर। 16 का बी है बच्चों, गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक एवं जलवायु विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, ठंडी जलवायु, पकते हुए खिलती धूप होनी चाहिए। तीसरा है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। चौथा है, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। और पांचवा है, समतल मैदान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। 17 में भी आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए एंड बी। तो प्रश्न नंबर 17 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर, खनिजों के संरक्षण हेतु कोई 5 सूत्रीय वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तावित कीजिए। उत्तर है, पहला पॉइंट इसमें खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। दूसरा है, पुनर्चक्रण होना चाहिए। तीसरा है, विकल्पों का उपयोग होना चाहिए। चौथा है, अपव्यय रोकना। पांचवा है, खनन में तकनीक का उपयोग होना चाहिए। और छठा है आपका, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न नंबर 17 के बी पर। प्रश्न नंबर 17 है आपका, श्रीमती नीरज भारत के लौह खनिज के वितरण की प्रमुख पेटियों का अध्ययन करना चाहती है, उनकी सहायता के लिए संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए। तो उत्तर है, भारत में लौह के प्रमुख क्षेत्र हैं उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरा है, बेलारी चित्रदुर्ग पेटी। और चौथा है, महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। तो बच्चों, हम आ चुके हैं मानचित्र वाले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 18 पे। मानचित्र आधारित प्रश्न, 3 अंक। भारत में इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उपयुक्त चिन्हों को अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। पहला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो ये कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। दूसरा है आपका मुंबई सूती वस्त्र केंद्र। तो सूती वस्त्र केंद्र है महाराष्ट्र। ठीक है। तीसरा, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा पर है। और चौथा है, नरोरा आणविक क्षेत्र, परमाणु क्षेत्र जहाँ है, तो ये कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, अब हम इसको मैप में कैसे पॉइंट आउट करना है, कैसे इसको मैप में अंकित करना है, चलिए हम उस पर चलते हैं। तो बच्चों, हम आ चुके हैं मैप पर। ये है आपका क्वेश्चन, ये देख लीजिए। अभी ये पहला आपका पूछा गया था, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन ये आ गया आपका। दूसरा आपका आ गया मुंबई सूती वस्त्र केंद्र आ गया। तीसरा नागार्जुन सागर बांध आ गया आपका यहाँ पे। और फोर्थ है नरोरा आणविक केंद्र उत्तर प्रदेश में, ये आ गया। ठीक है, ये चारों पॉइंट हमने आपको दिखा दिए, तो बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ चुके हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो राष्ट्रीय दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सही है। बाकी बी, सी एंड डी ये तीनों रॉन्ग में है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए प्रश्नों से 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा आर। कारण आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प दीजिए। भारत में महिलाओं की साक्षरता में दर पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है। दूसरा कारण है, भारतीय समाज में अभी भी पितृ प्रधान है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इस कथन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आप इसको जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, उस मीनिंग को समझेंगे नहीं, तब तक आप ऑप्शन लगा नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें पूछा गया। देखिए, दोनों सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है आपको बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का वर्णन किया गया है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3, 4। अब विकल्प दिए हैं केवल 1, 2। तो इसमें ऑप्शन आपको हो जाएगा 1, 2 और 4, तमिल, हिंदी और पंजाबी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चयन कौन करता है? तो इसके अंदर होगा केवल एक भाषा से संबंधित लोग होते हैं जो करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है आपका बच्चों, नीचे दिए गए 2 कथन और कथन 1 और 2 में रूप दिए गए दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन 1 है और कथन 2 है आपका, देख लीजिए ध्यान से। इसमें आपका कथन हो जाएगा बी सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का घटक नहीं है? तो चुनाव आयुक्त राजनीतिक दल का घटक नहीं है। ठीक है, क्योंकि चुनाव आयुक्त तो चुनाव काम होता है, बाकी समर्थक हो गया घटक में, सक्रिय सदस्य हो गया, नेता हो गया, ये राजनीतिक दल में होते हैं घटक। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। तो ये देखिए प्रश्न 25 है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। 25 का ए और बी है आपका। उसके बाद 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 25, 26, 27 ये 3 क्वेश्चंस को अभी हम करते हैं। बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न 25 है लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को किस प्रकार बढ़ावा देता है। तो उत्तर है बच्चों लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देकर व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है, कानून के समक्ष सभी को समान मानता है, यह चर्चा और समझौतों के माध्यम से विविधताओं को समायोजित करता है। चौथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें अथवा में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 के बी में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 का बी है आपका लोकतंत्र सामाजिक विविधता को किस प्रकार समायोजित करता है। तो उत्तर है विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति को मान्यता देता है। दूसरा पॉइंट है अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा सभी वर्गों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर देता है। और चौथा मतभेदों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने की व्यवस्था करता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 26 में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 26 है आपका सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। उत्तर है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने के लिए जरूरी है सत्ता की साझेदारी। दूसरा देश की अखंडता को बढ़ाए रखने के लिए। तीसरा है राजनीतिक स्थिरता के लिए। और चौथा है आपका लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 27 पर हम। प्रश्न 27 है आपका भारत के क्षेत्रीय दलों के उभार में संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है, कथन की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों हाँ, क्षेत्रीय दलों ने लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत किया। इसके मुख्य कारण है, पहला पॉइंट है गठबंधन सरकारें 1990 के बाद केंद्र में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। क्षेत्रीय दलों के सहयोगी से सरकारें बनी जिससे राज्यों का महत्व बढ़ा। दूसरा मनमानी पर रोक लगा। क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ने से केंद्र सरकार व राज्यों को मनमाने ढंग से हटा नहीं सकती। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कम हुआ। ठीक है। तीसरा है सबकी भागीदारी। क्षेत्रीय दलों ने अलग अलग जातियों और पिछड़े वर्गों को संसद में आवाज़ दी है जिससे लोकतंत्र और गहरा हुआ है। चौथा है सत्ता का बंटवारा। अब फैसला केवल दिल्ली में नहीं होते बल्कि राज्यों की सहमति भी जरूरी हो गई है। इस तरह से प्रश्न नंबर 27 का ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 27 के बी पर। प्रश्न नंबर 27 का बी आपके अनुसार भारत के लोकतंत्र के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। अपने उत्तर के समर्थन में उचित तर्क दीजिए। तो उत्तर है बच्चों मेरे अनुसार बहुदलीय व्यवस्था भारत के लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न वर्गों क्षेत्र के प्रतिनिधित्व मिलता है। क्षेत्रीय व स्थानीय समस्याएं राष्ट्रीय मंच पर उठाती है। तीसरा, भारत सामाजिक और सांस्कृतिक भाषाई रूप से विविध देश है। सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। और पांचवा है जनता के पास अधिकार राजनीतिक विकल्प होते हैं। ठीक है, अधिक राजनीतिक विकल्प होते हैं इसमें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अनुच्छेद आधारित प्रश्न है बच्चों। अब चलते हैं अनुच्छेद पर। बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 28 पर। यह अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए सवालों का उत्तर दीजिए। तो आपका ये अनुच्छेद यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद आप क्वेश्चंस एक बार इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 28 का, इसको पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब चलते हैं हम इसके आंसर पर। तो यह प्रश्न बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 28 का 1, लोकतांत्रिक सरकार से लोगों की मुख्य उम्मीद क्या है। तो उत्तर है लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना। प्रश्न नंबर 28 का 2 पे चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था बुराई से मुक्त नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी भ्रष्टाचार के मामले पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का 3, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना कीजिए। तो उत्तर है लोकतांत्रिक सरकारें जवाबदेह होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों के कम भ्रष्ट या संवेदनशील होने का कोई पक्का आधार नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नीचे दिए गए सारणी में भारत और पड़ोसी देश के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसको देख के आप जैसे देश दिए हैं श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और फिर उसका अमेरिकी डॉलर के हिसाब से दिया हुआ है। क्षमता और जन्म के समय संभावित आयु, ये सारे दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ने के बाद हमें इसका आंसर करना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर कौन सा देश सबसे आगे है। तो इसमें सी है, श्रीलंका। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर आपका गलत है तृतीय क्षेत्र कृषि, ये गलत है। ठीक है, बाकी A, B, C ये तीनों करेक्ट हैं। तो इसको देख लीजिए, ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। नीचे दिए गए प्रश्न से दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा कारण दिया रहता है। इन दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आंसर देना। सरकार विदेशी व्यापार को बढ़ाने और घटाने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग करती है। 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो उत्तर है इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। ठीक है, इसलिए इसमें कम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, सुनील एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है, बताइए अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के कार्यरत है? तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। विषम की पहचान कीजिए, पशुधन, अनाज, सोने के सिक्के, कागज की करेंसी नोट। तो ये तीन अलग है, पशुधन अलग होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए आपका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35, 36, 37। तीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है आपका आंसर देने के लिए, तब हम इसके आंसर पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 में चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 35 होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ब्याज दरों में नियंत्रित करना और चौथा है बैंकों की प्रणाली पर नजर रखना। ठीक है बच्चों, हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न 36 है, विकास के लक्ष्य के विभिन्न लोगों के विभिन्न और कई बार विरोधाभासी कहते हैं, कथन पर विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार की नीतियों की समीक्षा। इसमें पहला पॉइंट है बफर स्टॉक। सरकार एफसीआई के माध्यम से अनाज खरीद कर भंडारण करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं एफसीआई को, जिसके थ्रू हमें राशन भी मिलता है। सरकार वितरण प्रणाली पीडीएस, राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को कम कीमत पर अनाज दिया जाता है, क्योंकि लोगों की परिस्थितियाँ, आवश्यकताएं, आय, रोजगार, समाज और जीवन शैली अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, इसलिए उनके विकास लक्ष्य के अलग अलग कई बार विपरीत होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37 है आपका, बेरोजगारी दूर करने के हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो उत्तर बेरोजगारी दूर करने के उपाय, पहला पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करके नौकरियां पैदा करना। दूसरा है पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन से भी बहुत सारे रोजगार मिलते हैं लोगों को। कौशल विकास, छोटे व मध्यम उद्योग की सहायता, मनरेगा जैसी योजनाएं चलाना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके अथवा क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 37 का बी। 37 का बी है आपका, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर तृतीय क्षेत्र गतिविधि समीक्षा क्या है? सेवाएं, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, रोजगार उत्पादन होगा। तीसरा होगा आर्थिक विकास हेतु आवश्यक, और चौथा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिए इसमें अनुच्छेद के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अनुच्छेद आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं आपको उसको नोट करना है। नोट करने के बाद आपके पास ये तीन क्वेश्चन है नीचे, 38.1, 38.2 एंड 38.3। जब इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो चलिए हम इसके आंसर पर चलते हैं अब। तो बच्चों हम आ चुके हैं आपके आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 38 का 1 है आपके, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते ऋण पर प्रमुख बैंकों के अलावा क्या है? तो उत्तर है बच्चों सहकारी समितियाँ। प्रश्न नंबर 38 का 2 है, कृषक सहकारी समिति में बैंक के ऋण किस प्रकार प्राप्त किया? तो उत्तर सदस्यों की जमा राशि के आधार बनाकर बड़ा ऋण उठाया। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 का 3, कृषक सहकारी समिति किस प्रकार कार्य करती है? इसके द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकार बताइए। तो उत्तर यह समिति सदस्यों की जमा पूंजी के आधार पर बैंक से ऋण लेती है, उसे सदस्यों को बांटती है और मुख्य रूप से कृषि उपकरण, खेती, मछली पकड़ने के और घर बनाने के लिए ऋण देती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको कैसा वीडियो लगा बच्चों जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक नया फीचर्स आया है बच्चों, हाइप का ऑप्शन, इसे भी ज़रूर आप दबा दीजिएगा ताकि हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और ये देखिए हमारा हमारा यूट्यूब चैनल है और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं और भी इससे रिलेटेड कितने वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। मैप के क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आंसर की हम डालते हैं। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल, इस पर हम अपडेट डालते हैं। नया जब भी वीडियो आएगा सबसे पहले अलर्ट आपको टेलीग्राम पे भी आता है। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर्स के जो भी PDF है उसका हम लिंक भी यहाँ डालते हैं ताकि आप PDF सीधे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।